नमस्कार। आज हम विरासत यानी लेगेसी के अलग अलग रूपों की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास 15 जनवरी 2026 के एक समाचार विश्लेषण से जुड़े कुछ स्रोत हैं और इनके जरिए हम देखेंगे कि विरासत सिर्फ किताबों या इमारतों में ही नहीं होती। बिल्कुल। ये विरासत हमें आसमान के तारों में मिल सकती है, जो हमारे त्योहारों का समय तय करते हैं, या फिर ये दो अलग अलग संस्कृतियों के आप कह सकती हैं सदियों पुराने रिश्तों में छिपी हो सकती है। और कभी-कभी ये विरासत अंटार्कटिका जैसी बर्फीली जगह पर लाखों साल पुरानी हवा के बुलबुलों में कैद मिलती है। हम पृथ्वी की जलवायु की विरासत को बचाने की एक बहुत ही अनोखी कोशिश के बारे में जानेंगे और साथ ही हम भारतीय सेना की उस विरासत पर भी नजर डालेंगे जिसने हमारी आज की सेना की नींव रखी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत उस विरासत से करते हैं जो हर साल हमारे कैलेंडर में दस्तक देती है, मकर संक्रांति। सही कहा। 14-15 जनवरी आते ही पूरे देश में माहौल ही बदल जाता है। कहीं लोहड़ी का जश्न, कहीं पोंगल की धूम, तो कहीं माघ बिहू मनाया जा रहा होता है। इन सब का कनेक्शन मकर संक्रांति से है और हमें बचपन से सिखाया गया है कि इस दिन से उत्तरायण शुरू होता है, यानी सूरज उत्तर की तरफ अपनी यात्रा शुरू करता है। हाँ, और दिन लंबे होने लगते हैं। हाँ, ये त्योहार का सांस्कृतिक और ज्योतिषीय पहलू है। मान्यता ये है कि सूरज धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है और इसी के साथ पौष का महीना, जिसे कुछ लोग अशुभ मानते हैं, वो खत्म हो जाता है और शुभ कार्यों का समय शुरू होता है। ये फसलों के पकने और एक नए एक सकारात्मक चरण की शुरुआत का भी प्रतीक है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। अगर हम विशुद्ध खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी की नज़र से देखें, तो क्या सूरज का उत्तर की ओर सफ़र, क्या वो सच में 14 जनवरी को ही शुरू होता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है नहीं। खगोल विज्ञान के मुताबिक सूरज का उत्तर की ओर बढ़ना असल में 3 हफ्ते पहले ही शुरू हो जाता है। ये विंटर सोल्स्टिस के दिन होता है, जो आमतौर पर 21 या 22 दिसंबर को पड़ता है। विंटर सोल्स्टिस? हाँ अच्छा, यानी वो दिन जब उत्तरी गोलार्ध में साल की सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। जी। तो तकनीकी रूप से असली उत्तरायण तो उसी दिन से शुरू हो गया। तो फिर ये 3 हफ्ते का अंतर क्यों है? हम 14 जनवरी का इंतजार क्यों करते हैं? यहीं पर विज्ञान और संस्कृति का एक कमाल का मेल देखने को मिलता है। इस अंतर की वजह एक बहुत ही धीमी खगोलीय घटना है, जिसे अयानांश या प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस कहते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि हमारी पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो वो एकदम सीधी नहीं घूमती, बल्कि एक लट्टू की तरह हल्का सा डगमगाती है। अच्छा, जैसे कोई लट्टू जब धीमा होने लगता है तो उसका ऊपरी सिरा एक गोलाकार रास्ते पर धीरे धीरे घूमने लगता है। बिल्कुल वही। और पृथ्वी का ये डगमगाना बहुत बहुत धीमा है, मतलब बहुत ही ज्यादा धीमा। इसे अपना एक चक्कर पूरा करने में लगभग 26,000 साल लगते हैं। इस धीमी गति के कारण हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने जब ज्योतिष की गणना की थी, तब विंटर सॉल्स्टिस और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश वो एक ही दिन होता था। लेकिन इन सदियों में पृथ्वी के इस झुकाव की वजह से ये दोनों घटनाएं धीरे धीरे खिसक कर अलग हो गई हैं। आज उनके बीच करीब 23-24 दिनों का फासला आ गया है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये है कि हमारा त्योहार आज भी उस हजारों साल पुराने तारे के नक्शे का पालन कर रहा है। भले ही ब्रह्मांड थोड़ा बदल गया हो, हमारी परंपरा का समय वही बना हुआ है। ये तो एक तरह का खगोलीय नॉस्टैल्जिया है। आपने इसे बहुत सही शब्द दिया है, खगोलीय नॉस्टैल्जिया। ये दिखाता है कि हमारी परंपराएं कितनी जीवंत और कितनी गहरी हैं। वे विज्ञान के नियमों को नकार नहीं रहीं, बल्कि एक प्राचीन समय की खगोलीय सच्चाई को आज भी सहेज कर रखे हुए हैं। ये अद्भुत है कि कैसे हम परंपराओं और कहानियों के जरिए अपने अतीत को जिंदा रखते हैं। और इसी से जुड़ा हमारा अगला विषय है काशी तमिल संगमम। ये भी एक तरह से 2 क्षेत्रों की साझा विरासत को फिर से खोजने की कोशिश है। जी, ये सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मेन मकसद ये है कि उत्तर भारत के सांस्कृतिक दिल काशी यानी वाराणसी और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक आत्मा तमिलनाडु, इनके बीच जो सदियों पुराने गहरे रिश्ते हैं, उन्हें फिर से जगाया जाए और आज की पीढ़ी को उनसे जोड़ा जाए। जब हम इन सदियों पुराने रिश्तों की बात करते हैं तो हम असल में किन चीजों की बात कर रहे हैं? क्या कुछ ठोस उदाहरण हैं? हाँ, बिल्कुल है। और ये रिश्ते सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि इतिहास और दर्शन में भी गहरे जुड़े हुए हैं। सबसे पहला और मजबूत कनेक्शन है शैववाद का। भगवान शिव काशी और तमिलनाडु दोनों की आस्था के केंद्र में है।
काशी में बाबा विश्वनाथ हैं तो तमिलनाडु में रामेश्वरम। ये दोनों द्वादश ज्योतिर्लिंगों का हिस्सा हैं और सदियों से तीर्थयात्री इन दोनों जगहों की यात्रा करते रहे हैं। मतलब एक आध्यात्मिक धागा है जो इन दोनों को जोड़ता है। एक नहीं, कई धागे हैं। दूसरा बड़ा नाम है 8वीं सदी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य का। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और अद्वैत वेदांत के दर्शन को फैलाया। उन्होंने उत्तर में भी मठ स्थापित किए और दक्षिण में भी। उनका काम एक तरह का बौद्धिक और आध्यात्मिक पुल था जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। और तीसरा जिक्र आता है महर्षि अगस्त्य का, जिन्हें पौराणिक कथाओं के अनुसार विंध्य पर्वत को पार कर दक्षिण भारत में वैदिक ज्ञान और शायद संस्कृत भाषा को ले जाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये संगम इन्हीं पुराने धागों को फिर से बुनने की कोशिश है। हमें पता चला है कि इसके कई संस्करण हो चुके हैं। 2022 में पहला हुआ था जी, और हर संस्करण की अपनी एक खास थीम रही है। 2023 में प्राचीन भारतीय तकनीक पर जोर दिया गया। 2024 में इसे प्रयागराज के महाकुंभ के साथ जोड़ा गया, जिससे इसका स्केल और भी बढ़ गया। और हाल ही में दिसंबर 2025 में हुए चौथे संस्करण की थीम बहुत दिलचस्प थी, तमिल करकलम, जिसका मतलब है तमिल सीखें। इसमें भाषा पर ध्यान केंद्रित किया गया। तमिल सीखें, ये तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। मतलब सिर्फ इतिहास की बात नहीं, बल्कि आज के लोगों को एक दूसरे की भाषा सिखाकर करीब लाने की कोशिश। तो क्या ये काम कर रहा है? क्या सच में लोग जुड़ रहे हैं? स्रोत बताते हैं कि इसका असर हो रहा है। हर साल तमिलनाडु से छात्रों, शिक्षकों, कलाकारों और कारीगरों के समूह काशी आते हैं और यहाँ के लोगों से मिलते हैं। वे यहाँ की कला, संगीत और खान-पान को अनुभव करते हैं और अपनी संस्कृति को यहाँ साझा करते हैं। ये एक तरह का कल्चरल एक्सचेंज जो किताबों से नहीं बल्कि असल जिंदगी के अनुभवों से सिखाता है। इसे शिक्षा मंत्रालय आयोजित करता है और IIT मद्रास और BHU जैसी बड़ी संस्थाएं इसे जमीन पर उतारती हैं, जो इसे एक एकेडमिक गंभीरता भी देता है। ये वाकई कमाल है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने और उसे जिंदा रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम बना रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर आपकी विरासत किसी किताब या कहानी में नहीं, बल्कि बर्फ की मोटी चादर में लिखी हो, और वो विरासत ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रही हो? यही सवाल हमें हमारी पड़ताल के अगले हिस्से यानी अंटार्कटिका तक ले जाता है। वहां वैज्ञानिक पृथ्वी की विरासत को बचाने की एक अनोखी दौड़ में लगे हैं। पेंगुइन आते हैं, लेकिन वहां एक आइस वॉल्ट बनाया गया है। मुझे ये नॉर्वे के स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट जैसा लग रहा है, जहां दुनिया भर के पौधों के बीज रखे गए हैं ताकि किसी आपदा के बाद उनका इस्तेमाल हो सके। क्या ये वैसा ही कुछ है? आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। कॉन्सेप्ट वही है, भविष्य के लिए कुछ बेहद कीमती चीज बचाना। लेकिन यहाँ बीजों की जगह हम हवा बचा रहे हैं। लाखों साल पुरानी हवा। लाखों साल पुरानी हवा, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। मेरा मतलब है, ये कैसे मुमकिन है? आप हवा को कैसे बचा सकते हैं? यह प्रक्रिया प्रकृति खुद करती है। जब किसी ग्लेशियर पर हर साल बर्फ गिरती है तो वो अपने साथ उस समय के वायुमंडल के छोटे छोटे बुलबुलों को अपने अंदर कैद कर लेती है। फिर अगली सर्दियों में बर्फ की एक और परत जम जाती है। हजारों लाखों सालों तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, परत दर परत। नतीजा ये होता है कि अगर आप उस ग्लेशियर में बहुत गहरा ड्रिल करें और बर्फ का एक लंबा टुकड़ा, जिसे आइस कोर कहते हैं, बाहर निकालें, तो वो एक टाइम कैप्सूल की तरह होता है। मतलब उस आइस कोर में सबसे नीचे की परत में सबसे पुरानी बर्फ और सबसे पुराने हवा के बुलबुले होंगे। एकदम सही। और वैज्ञानिक इन्हीं हवा के बुलबुलों का विश्लेषण करते हैं। इन बुलबुलों में फंसी गैसें, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो कि ग्रीनहाउस गैसें हैं, उनकी मात्रा को मापकर वैज्ञानिक उस समय के तापमान का सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या हम ये पता कर सकते हैं कि जिस साल मान लीजिए मिस्र के पिरामिड बन रहे थे, उस साल धरती का औसत तापमान क्या था? सिद्धांत रूप में हाँ, ये इतना सटीक होता है। हम ये जान सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति से पहले हमारे ग्रह का वातावरण कैसा था। कभी कभी इन आइस कोर में किसी बड़े ज्वालामुखी विस्फोट की राख की परत भी मिल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि इतिहास में कब कब बड़े विस्फोट हुए जिन्होंने दुनिया के मौसम को बदला। यहाँ तक कि कुछ आइस कोर में रोमन साम्राज्य के समय की लेड माइनिंग से हुआ प्रदूषण भी दर्ज है। ये पृथ्वी की एक डायरी की तरह है। ये तो अविश्वसनीय है। तो इस आइस वॉल्ट की जरूरत क्यों पड़ी? ये डेटा तो ग्लेशियरों में पहले से ही सुरक्षित है ना? यही पर समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर के ग्लेशियर,
खासकर जो पहाड़ों पर हैं, बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। और जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनके साथ ये लाखों साल पुरानी डायरी, ये अनमोल डेटा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। ये समय के खिलाफ एक दौड़ है। इसीलिए 2015 में फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने आइस मेमोरी प्रोजेक्ट शुरू किया। और ये वॉल्ट उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जी, उन्होंने तय किया कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और खतरे में पड़े ग्लेशियरों से आइस कोर निकालकर उन्हें एक बेहद ठंडी और सुरक्षित जगह पर जमा किया जाए, जी। भविष्य की पीढ़ियों के लिए। और इसके लिए अंटार्कटिका के कॉनकॉर्डिया स्टेशन से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती, जहां तापमान -52 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये एक तरह का प्राकृतिक डीप फ्रीजर है। स्रोत बताते हैं कि वहां फ्रांस के माउंट ब्लैंक और स्विट्जरलैंड के ग्रैंड कॉम्बीन पर्वत से लाए गए पहले आइस कोर रखे भी जा चुके हैं। तो हमने खगोलीय विरासत की बात की, सांस्कृतिक विरासत की बात की और अब पृथ्वी की प्राकृतिक विरासत की भी। चलिए अब एक ऐसी तारीख की बात करते हैं जो हमारी राष्ट्रीय और सैन्य विरासत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। ये दिन भारतीय सेना के लिए आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का दिन है। इसका महत्व इस बात में है कि 15 जनवरी 1949 को, यानी आज़ादी के लगभग 1.5 साल बाद, पहली बार एक भारतीय अफसर ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। और वो थे जनरल KM करियप्पा। हाँ, उस दिन जनरल, जो बाद में फील्ड मार्शल बने, KM करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ का पद संभाला। उन्होंने ये चार्ज आखिरी ब्रिटिश चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर से लिया था। ये सिर्फ एक व्यक्ति का पद संभालना नहीं था, ये एक सांकेतिक क्षण था। ये इस बात का ऐलान था कि अब भारतीय सेना का नेतृत्व पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में है। ये सेना के भारतीयकरण का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। इसी से जुड़ा एक और शब्द है जो हम अक्सर सुनते हैं लेकिन शायद पूरी तरह समझते नहीं, फील्ड मार्शल। हाँ, ये भारतीय सेना का सर्वोच्च रैंक है ना? जी, ये 5 स्टार जनरल रैंक है और सेना का सर्वोच्च पद है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि ये कोई प्रशासनिक पद नहीं है। यानी फील्ड मार्शल सेना को रोज़मर्रा के कामों में कमांड नहीं करते। ये एक सेरेमोनियल यानी सम्मान का पद है जो किसी जनरल को देश के लिए, उनके असाधारण योगदान के लिए, जीवन भर के लिए दिया जाता है। ये इतना दुर्लभ क्यों है? मतलब ये अब तक सिर्फ 2 ही अफसरों को दिया गया है। क्योंकि ये सिर्फ युद्धकालीन वीरता या असाधारण नेतृत्व के लिए ही दिया जाता है। ये कोई प्रमोशन नहीं है जिसे हर कोई पा सकता है। ये एक सम्मान है। और ये जानना दिलचस्प है कि ये रैंक पाने वाले पहले अफसर जनरल सैम मानेकशॉ थे। उन्हें 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत की शानदार जीत के बाद 1973 में इस पद से सम्मानित किया गया था। और दूसरे थे जनरल KM करियप्पा, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, और यहाँ एक और रोचक तथ्य है। जनरल करियप्पा सैम मानेकशॉ से बहुत सीनियर थे, लेकिन उन्हें फील्ड मार्शल का रैंक 1986 में, यानी मानेकशॉ के 13 साल बाद दिया गया। तो अगर कभी ये सवाल आए कि भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे, तो सही जवाब हमेशा जनरल सैम मानेकशॉ होगा, भले ही जनरल करियप्पा उनसे वरिष्ठ थे। तो आज की हमारी इस पूरी पड़ताल का मतलब क्या निकलता है? हमने त्योहारों के पीछे छिपे हजारों साल पुराने विज्ञान को देखा, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले सांस्कृतिक धागों को समझा, पृथ्वी के इतिहास को बर्फ में बचाने की एक अनोखी कोशिश के बारे में जाना और अपनी सेना के एक गौरवपूर्ण क्षण को याद किया। अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़कर देखें तो आज की चर्चा विरासत को सहेजने के अलग अलग तरीकों पर केंद्रित रही। चाहे वो परंपराओं के जरिए खगोलीय ज्ञान को सहेजना हो, कार्यक्रमों के जरिए सांस्कृतिक संबंधों को, या फिर एक बर्फीले वॉल्ट में हमारे ग्रह के जलवायु के डेटा को। ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज के दौर में, जब जानकारी इतनी आसानी से बनती है और उतनी ही आसानी से मिट भी जाती है, भविष्य के लिए क्या बचा रहे हैं। बिल्कुल, और यही आज का हमारा अंतिम विचार है। हमने देखा कि विरासत को तारों में, कहानियों में, बर्फ में और इतिहास की तारीखों में सहेजा जा सकता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज इस डिजिटल युग में, जहां हर चीज क्लाउड पर है, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन सी विरासत छोड़ रहे हैं। क्या वो हमारे सर्वर पर मौजूद खरबों टेराबाइट का डेटा होगा, या कुछ ऐसा जिसे छुआ और महसूस किया जा सके? इस सवाल पर सोचना जरूरी है।